हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 19 स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाली रेलवे की सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एएलपी टेक्नीशियन और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो इस क्लास में क्या क्या देखने को मिलेंगे, सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। और आपको एक हफ्ते की क्लास जो डिस्टर्ब हुआ है उसके लिए वेरी सॉरी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं ओवरव्यू। तो सबसे पहले आपको टेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके आगे फिर आपको वैज्ञानिक कारण से संबंधित वन लाइनर वैज्ञानिक कारण से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर की साइंस की सभी जो है पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसे भी अपन देखते चलेंगे। ठीक है, जो आपको 2 स्लाइड में देखने को मिलेंगे। इसके आगे फिर आपको मॉडल सेट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके आगे फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे भी देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या देखेंगे, MCQs। ठीक है, तो कुछ MCQs क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 15 या 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार का आपको इसमें देखने को मिलेगा। इस वीडियो में सभी के सभी जो पॉइंट रहेंगे, टॉपिक, ये सभी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और PDF आप डाउनलोड करके रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप जरूर बताइएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है ओन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये बताना। ठीक है ना, तो ओन्कोलॉजी किसका अध्ययन है ये बताना है, तो आप कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा और इसका आंसर आपको मिल जाएंगे क्या, PDF में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वैज्ञानिक कारण से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई लकड़ी जो रहती है वो टेढ़ी दिखाई देती है, तो इसका कारण क्या है। तो जब लकड़ी को पानी में डुबो देते हैं तो वह टेढ़ा दिखाई देता है, इसका कारण है, तो इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह टेढ़ी दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट है, मोटर गाड़ियों के ड्राइवर के आगे उत्तल दर्पण लगा होता है क्योंकि। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो लगा होता है, मोटर गाड़ी रहता है ना, उसमें ड्राइवर के आगे जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण रहता है। वो क्यों लगा रहता है, तो इसका कारण है कि इसमें बना जो प्रतिबिंब, यानी कि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आकार से छोटा बनता है ना, आकार से छोटा, परंतु क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है ना, आकार से छोटा रहता है लेकिन सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं हो जाता है, ये बताना। तो जब सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं हो जाता है, इसका कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है ना, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है क्या, कि जब सूर्य पूरा डूब जाता है फिर भी अंधेरा नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे है, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण है। तो रेगिस्तान में जो मरीचिका बनता है, ठीक है ना, मरीचिका बनता है, उसका कारण क्या है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में मरीचिका बनता है। मरीचिका मतलब होता है क्या, कि आपको बहुत दूर से जब देखेंगे तो रेत पर आपको पानी दिखाई देगा, लेकिन वो पानी रहता रियल में नहीं है। ठीक है ना, उसी को मरीचिका बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, हीरे के चमकने का कारण है। तो हीरे के चमकने का कारण क्या है, तो हीरे का चमकने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हीरे चमकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, लाल रंग के प्रकाश में हरा घास काला दिखाई देता है क्यों। तो लाल रंग के प्रकाश में हरा रंग का जो घास रहता है वो काला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है ये बताना है। तो इसका कारण है, हरा रंग जो है वो लाल रंग को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो हरा रंग लाल रंग को अवशोषित कर लेता है, तो यह काला दिखाई देने लगता है। तो इसका कारण है क्या, कि हरा रंग जो है वो लाल रंग को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, प्रीवियस ईयर से संबंधित वन क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। तो सभी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले राइबोसोम, ठीक है ना, किसका कार्य करता है। तो राइबोसोम किसका कार्य करता है, तो राइबोसोम का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण का यह कार्य करती है। चलिए आगे है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले जो पौधा है उसे क्या कहते हैं, मरुभीत कहते हैं, यानी कि जीरोफाइट बोलते हैं उसे इंग्लिश में, और मरुभीत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी। तो इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था। कौन था, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना, तो 1984 में भोपाल में क्या हुआ था, गैस लीक हुआ था। ठीक है, चलिए आगे, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है ये बताना है। तो भैंस की जो मुख्य नस्ल है, जिसमें मुर्रा, सुरती, भद्रवाड़ी, ठीक है ना, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना आता है। ठीक है ना, तो ये सभी इंपॉर्टेंट नस्ल हैं जो कि भैंसे की नस्ल हैं, भैंस की। ठीक है ना,
चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास में मखदूम में स्थित है, ठीक है ना। तो मथुरा में स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और छोटा सा कस्बा है कहाँ? मखदूम, उसके पास में स्थित है यह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आगे, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह बीकानेर, जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो यह वृक्ष के छाल से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो दालचीनी जो प्राप्त होता है वो वृक्ष रहता है उसके छाल से प्राप्त होता है क्या? दालचीनी, ठीक है। आगे है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को कहते हैं, ठीक है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को। नेक्स्ट है, फूलों का अध्ययन कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, जो कि फूलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मिट्टी का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्टमा नेचर, ठीक है ना। सिस्टमा नेचर जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया कार्ल लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल लिनियस के द्वारा यह लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध जो है वो दही के रूप में जमता है, इसका कारण क्या है ये बताना है। तो इसका कारण है लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस जो होता है क्या होता है? इसके कारण यह जमता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तो विषाणु में क्या होता है? यानी कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, किसमें? विषाणु में होते हैं। आगे है, बस जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ, ठीक है ना। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो फुट एंड माउथ जो रोग होता है वो किसका रोग है? तो जंतु का रोग है, और यह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होते हैं। चलिए आगे है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से, ठीक है ना। लेमिनेरिया शैवाल है जिससे क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पर्यावरण को स्वच्छ रखने एवं प्रदूषण संकेतक के लिए जिम्मेवार कौन होता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसमें प्रयोग जो होता है इसके लिए जिम्मेवार होता है वो है लाइकेन, ठीक है ना। तो लाइकेन जो बनता है वो किससे बनता है? तो लाइकेन जो बनता है ये कवक और किससे बनता है? शैवाल से। कवक और शैवाल दोनों को क्या होता है? सहजीवी होता है, जिसे क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं, जो कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में और प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना होता है ये बताना। तो ये 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। चलिए आगे है, एड्स AIDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, एड्स का, ठीक है ना। और एड्स किससे होता है? तो यह वायरस से होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन से रिस जाता है? तो ये होता है इनफिल्ट्रेशन के कारण। किसके कारण होता है? इनफिल्ट्रेशन के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है ना, डैश है और परमाणु त्रिज्या डैश है, ठीक है ना। तो क्या होता है? तो इसका है बढ़ता है और फिर क्या होता है? घट जाता है, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो बढ़ जाता है और परमाणु त्रिज्या का हो जाता है घट जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था ये बताना है। तो प्रथम जो है वो कौन है? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व कौन है? तो थोरियम है। तो न्यूलैंड के अष्टक में, ठीक है ना, न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व जो है, यानी प्रथम तत्व आपका हाइड्रोजन मिलेगा और लास्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? थोरियम मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका मॉडल सेट क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर है, इसे भी देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है जिसका नाम क्या है? तो कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का प्रमुख अयस्क है, जिसमें कैल्शियम का डोलोमाइट, ठीक है ना, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट, ठीक है ना, ग्रीनोकाइट जो कि किसका है? कैडमियम का प्रमुख अयस्क है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है। तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो गैस होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट है, एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी जो गैस रहता है उसमें गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन को मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो मिथाइल मरकाप्टेन क्या किया जाता है? इसमें मिलाया जाता है, ताकि जब गैस लीक हो तो उसे महक यानी कि उसमें पता चले, ठीक है ना, इसीलिए मिलाया जाता है। उसमें क्या? मिथाइल मरकाप्टेन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। तो सेल्यूलोज से बने जो कृत्रिम रेशा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेयान कहते हैं, ठीक है ना, रेयान, ठीक है।
आगे है हीरा के अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक क्या घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 2.2 होता है और अपवर्तनांक 2.42 होते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। अपेक्षित घनत्व जो है वो 2.2 होता है और अपेक्षित अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होते हैं। नेक्स्ट है सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। तो 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है 22.4 लीटर होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होते हैं। नेक्स्ट है 1 मोल बराबर होता है, तो एवोगाड्रो संख्या जिसे बोलते हैं, तो 1 मोल बराबर होता है कितना 6.023 × 10⁻23, ठीक है ना, एवोगाड्रो संख्या, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक होता है। तो बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक जो होता है वो कितना होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होता है, तो कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में जो प्रयोग होता है वो कैडमियम का या तो बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का उदाहरण है, तो कौन कौन है, तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये अर्धचालक के उदाहरण है। तो आप ध्यान में रखिएगा, तीनों के तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम किस में आता है, तो अर्धचालक में आते हैं। नेक्स्ट है कांच के किस रंग का बेग, ठीक है ना, कांच में किस रंग का बेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है। तो कांच में किस रंग का जो बेग रहता है वो सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक जो होता है वो लाल में और सबसे कम होता है बैगनी में, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अब डैश के भांति कार्य करता है, यानी किसके भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस के भांति यह कार्य करता है, ठीक है ना। तो पानी में डूबा हुआ जो बुलबुला रहता है, यानी पानी का जो बुलबुला रहता है वो किस लेंस के भांति कार्य करता है, तो यह अवतल लेंस के भांति कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो यह बनता है काल्पनिक और वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है, ठीक है ना। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और यह उल्टा बनेगा, तो ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम जो भाषा है उसका नाम क्या है। तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम जो कंप्यूटर की भाषा है उसका नाम है फोरट्रान। क्या है, फोरट्रान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यदि आपका कंप्यूटर खुद से रिबूट यानी कि रीस्टार्ट करता है तो संभावना है कि क्या हुआ होगा उसमें, तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें वायरस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि कंप्यूटर आपका खुद से रीस्टार्ट यानी रिबूट हो रहा है इसका मतलब है कि उसमें वायरस हो सकते हैं, यानी कि होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर से जुड़े केबी, ठीक है ना। केबी जिसका अर्थ क्या है, यानी केबी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना, अलग अलग क्या लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं ये बताना। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बार कोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, बार कोड कहते हैं, ठीक है। चलिए इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है ये बताना है। तो इंटरनल स्टोरेज जो होता है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। किस प्रकार के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज होते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, तो ALU जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा जो आपका है वो क्या है, रजिस्टर है, ठीक है ना। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं MCQ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सभी के सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले है जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा, तो ये बताना। तो जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से जब ढकते हैं तो क्या होता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि यह बुझ जाएगी। क्या होगा, यह बुझ जाएगा। जब जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से आप ढक देंगे यानी कांच के बर्तन से आप ढकेंगे तो वह बुझ जाएगी। क्यों, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने यानी बर्तन से ढकने से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के कारण, किसके कारण, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाता है पूरा, इसलिए मोमबत्ती क्या होती है, बुझ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कठोर जल, ठीक है ना। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त
मात्रा में झाग उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि। तो कठोर जल जो रहता है वो साबुन की जब साबुन लगाते हैं तो पर्याप्त मात्रा में वह झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका कारण क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण उपस्थित होते हैं किसमें? वैसे यानी कि कठोर जल में, इसीलिए साबुन के साथ यह झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की कठोरता अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी कठोरता होता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट जब उपस्थित रहता है तो जल जो है वो कठोर होता है, लेकिन अस्थायी कठोरता होता ही है, ठीक है। जो कि गर्म करने से क्या होता है? दूर हो जाता है। और जब गर्म कर देंगे इस जल को तो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। यानी कि जल को, यानी कि कौन सी जल जो अस्थायी कठोरता रहता है उसे गर्म करने से हम दूर कर सकते हैं। तो इसका ये भी पॉइंट है, ये भी एग्जाम में आते हैं। यदि मान के चलिए कि अस्थायी कठोरता वाली जल है तो उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? तो गर्म करके हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है ये बताना। तो जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जल की संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट जिसका सूत्र KMnO4 होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है रसायन का, ठीक है। यह कीटाणुनाशक होते हैं। क्या होते हैं? कीटाणुनाशक भी होते हैं। अतः जल में उपस्थित जो कीटाणु रहते हैं उसको क्या करता है? नष्ट करता है और मानव को पीने योग्य यह बनाता है। कौन? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक जल नमूना, ठीक है ना, एक जल नमूना भारी जल यानी कि हैवी वाटर कहा जाता है क्योंकि। तो एक जल का नमूना है जो हैवी वाटर बोला जाता है, इसका कारण क्या है ये बताना, ठीक है। तो क्यों इसे हैवी जल यानी भारी जल बोलते हैं? तो इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी पेय जल से यह भारी होता है। क्या होता है? पेय जो अपन लोग नॉर्मल जो जल पीते हैं उससे यह क्या होता है? भारी होता है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारी जल यानी कि हैवी वाटर पेय जल से क्या होता है? भारी होता है। पहले तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यह हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, ठीक है ना, यानी D2O होता है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। इसका अनुभार 20 होता है, यानी भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। और इसका जो सूत्र होता है, यानी भारी जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो D2O होता है। ये भी आपको एग्जाम में आता है, ये भी आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट को। आगे जो साधारण जल के अनुभार जो कि 18 होते हैं, ठीक है ना, 18 अनुभार से अधिक होते हैं, यानी कि 18 अधिक होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इससे भी। अतः इसे भारी जल कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? तो नाभिकीय विखंडन में किया जाता है, ठीक है ना। और इसकी विखंडन की प्रक्रियाओं में मंदक के रूप में, किसके रूप में? मंदक यानी मोडिरेटर के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो भारी जल का प्रयोग कहाँ होता है? तो नाभिकीय विखंडन में होता है, ठीक है ना। और किस रूप में होता है? तो मंदक के रूप में या मोडिरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो 4-5 पॉइंट है, आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। और साधारण जल के जो अनुभार होता है वो कितना होता है? 18 होता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या कहलाता है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वायु में प्रचक्री, ठीक है ना, यानी कि स्पिनिंग यानी क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। तो किस आधार पर किया जा सकता है ये बताना है। तो वायु में प्रचक्री यानी कि वायु में स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। तो किसके आधार पर की जा सकती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि बर्नौली के प्रमेय के आधार पर बताया जा सकता है कि वायु में स्पिनिंग बॉल का दोलन की व्याख्या किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बर्नौली प्रमेय द्रवों के प्रवाह की व्याख्या करता है, ठीक है ना।
जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। किसके नियम पर कार्य करता है? बर्नौली का जो प्रमेय है किस पर कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, बर्नौली प्रमेय द्वारा वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल जो होता है दोलन की व्याख्या की जा सकती है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखेगा। तो किस में करता है? तो बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। बर्नौली का जो प्रमेय सिद्धांत है वो किस संरक्षण पर, किस नियम पर कार्य करता है? तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर यह कार्य करता है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं है, ये बताना। तो खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि एल्यूमिनियम जो होता है वो खारे पानी में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। खारे पानी में घुलनशील लवणों में क्लोरीन जो कि 55.3% होते हैं, सोडियम जो कि 30.8%, कैल्शियम 1.23% उपस्थित होते हैं, जबकि एल्युमिनियम इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो एल्युमिनियम इसमें उपस्थित नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला जो रोग है वो क्या है, ये बताना। तो पारा यौगिक जो होता है, ठीक है ना, जो जिसमें मतलब कोई मछली है जो प्रदूषित है किससे? पारा से। ठीक है ना, तो पारा से जब प्रदूषित रहेगा तो वो मछली खाएंगे तो कौन सा रोग होगा, ये बताना। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, यानी कि उससे मिनी माता रोग होता है, यानी पारे की अधिकता से जो रोग होता है वो कौन सी रोग होता है? तो मिनी माता रोग होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1956 में जापान के मिनीमाता शहर में मिनीमाता नामक रोग पता चला था। तो सबसे पहले मिनीमाता नामक जो रोग है वो पता कहाँ चला था? जापान में 1956 में मिनीमाता शहर में। ठीक है, चलिए, जापान की चिस्सो कॉर्पोरेशन नामक रसायन फैक्ट्री द्वारा क्यूशू द्वीप, ठीक है ना, जो क्यूशू द्वीप है ना जापान में, क्यूशू द्वीप के दक्षिण पश्चिम में खाड़ी में बहाए गए मिथाइल मरकरी से समुद्री परिस्थितिकी प्रभावित होने के साथ साथ स्थानीय आबादी पर भी असर पड़ा। ठीक है, इस जहरीले रसायन युक्त मछलियों को खाने से वहाँ के निवासी में पारे की विषाक्तता का क्या हो गया? शिकार हो गए। और पारे की अधिकता यानी कि जब मछली में पारे की अधिकता पाया गया और वही मछली जो व्यक्ति लोग खाएं वहाँ के, तो उससे क्या हो गया? मिनी माता रोग हो गया। ठीक है ना, तो पारे की विषाक्तता हो गया। तो पारे की अधिकता से कौन सी रोग होते हैं? तो मिनी माता रोग होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है, ये बताना है। ठीक है, तो निम्न में से कौन एक आनुवंशिक विकार वाला रोग है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि थैलेसीमिया। कौन है? थैलेसीमिया। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, ये बताना। ठीक है, तो पौधे जो भोजन बनाते हैं वो किस विधि से बनाते हैं, निर्माण करते हैं, ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण विधि से यह निर्माण करता है अपना भोजन। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक बोलते हैं में होता है। ठीक है ना, यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वह क्या होता है? H2O से निकलती है। ठीक है ना, H2O से निकलती है, न कि CO2 से। ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलता है वो किससे निकलता है? तो H2O से निकलता है उसके ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, ये बताना है। तो कौन सी गैस जो है वो वायु को प्रदूषण नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु को प्रदूषण नहीं करता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 गैस कहते हैं, वातावरण में उपस्थित मात्रा में जल से क्रिया कर प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करती है। ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 जरूरी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण से जब क्रिया होता है तो पौधा जो है वो CO2 क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अतः वातावरण को यह प्रदूषित नहीं करता, क्योंकि इसे तो पौधा क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी के सभी क्या है? वायु प्रदूषक गैसें हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु प्रदूषण में नहीं आता है, वायु प्रदूषित नहीं करता है, यानी वातावरण को यह प्रदूषित नहीं करता है। लेकिन बाकी सभी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सभी क्या है? तो सभी वातावरण को प्रदूषण करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के सूक्ष्म पोषक होता है?
ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि कौन होता है? बोरान होता है। कौन होता है? बोरान। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पौधे की वृद्धि के व विकास के लिए 8 सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक हैं। कितने? 8। ठीक है, कौन कौन होता है? पहले जिंक, बोरान, ठीक है, जिंक हो गया, बोरान हो गया, माली ब्लेडनम हो गया, कॉपर हो गया आपका, ठीक है, कॉपर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आयरन, आयरन के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद निकेल। टोटल कितने? 8 होते हैं। ठीक है ना। तो 8 जो होते हैं प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं किसके? पौधे के लिए। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 नंबर है, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है। ठीक है ना, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है ये बताना। ठीक है ना। तो फलों को पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है। जब फल पकेगा नहीं, पेड़ से गिर जाएगा तो हानि तो होंगी ही। इसके रोकने का उपाय क्या है ये बताना है। ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा। ठीक है ना, तो ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। क्यों? चलिए देखते हैं। क्योंकि ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, यानी पौधे का ये क्या है? हार्मोन है, होता है। ठीक है ना, जो पौधों में विगिलन क्रिया को क्या करता है? रोकता है। ठीक है ना, तो हार्मोन जो है पादप, ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है इसके लिए। ठीक है ना, यह पौधे में वृद्धि नियामक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, इसे इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड किसे कहते हैं? तो ऑक्सिन हार्मोन को बोलते हैं। ये भी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिनगैंस। ठीक है ना, सिनगैंस मुख्यतः डैश का मिश्रण होता है। तो सिनगैंस किसका किसका मिश्रण होता है ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या होता है? मिश्रण होता है। कौन? सिनगैंस होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंथेसिस गैस, जिसे सिन गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे, जो कि मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी कि CO प्लस H का क्या होता है? मिश्रण होता है। पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जल का विशुद्ध रूप है। तो जल का विशुद्ध रूप कौन सा होता है, यानी जल जो होता है शुद्ध कौन सा होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि वर्षा का जल जो होता है क्या होता है? शुद्ध होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्षा का जल विशुद्ध रूप से शुद्ध होता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, फफूंदी द्वारा घटित रोग है। तो फफूंदी के द्वारा कौन सी रोग होता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी कि दाद। दाद जो होता है किससे होता है? फफूंदी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दाद रोग एक प्रकार का चर्म रोग है। ठीक है ना, यानी कि त्वचा रोग है दाद, जो कि त्वचा पर फफूंदी द्वारा होता है, जिसे रिंग वॉर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग वॉर्म कहते हैं। यह रोग टीनिया कार्पोसिस, ठीक है ना, टीनिया कार्पोसिस नामक कवक से होता है। किसके कारण होता है? तो दाद किससे होता है? तो दाद कवक से होता है। कौन से कवक से होते हैं? तो टीनिया कार्पोसिस नामक कवक से यह फैलता है। ठीक है ना, और यह त्वचा की बीमारी है। तो यह त्वचा में क्या होता है? फफूंदी हो जाता है इससे। ठीक है ना, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर लास्ट 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पहले बता दें कि आप लोगों के लिए एक लगभग 5 या 6 दिन जो क्लास डिस्टर्ब रहा, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों को। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा इमरजेंसी वर्क आ गया था। ठीक है ना, काम आ गया था, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए काम को, लेकिन अपन लोग फिर से रेगुलर रहेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कुछ समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर से कल नए क्लास में। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।